हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपने इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में मैं लेकर आता हूं उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसके अंतर्गत आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक टेस्ट, जहां पर हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण पुस्तक परीक्षा वाणी से संबंधित 100 प्रश्न देखेंगे। देखिए, इससे पता चलेगा कि उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण इस पुस्तक में आपकी तैयारी कैसी है, कैसी कमांड इस पुस्तक पर आपकी है, क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इस पुस्तक से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए 100 प्रश्नों की श्रृंखला में आपके लिए लेकर आया हूं। आप जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का 100 नंबर का महत्वपूर्ण टेस्ट परीक्षा वाणी से संबंधित। पूरा देखिए, लाभ उठाइए। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए हैंडमेड टेस्ट है, बहुत मेहनत से बनाने में लगी है, इसलिए ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, राज्य की कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो राज्य की इन 4 सीमाओं में से कौन सी सीमा, किस दिशा की सीमा अंतर्राष्ट्रीय है? तो देखिए, आपको इनमें से जो सही आंसर है वो बताना है। तो इस 4 सीमाओं में से राज्य की जो पूर्वी सीमा है, ऑप्शन नंबर सी, वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देखिए, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, जबकि पूर्वी और उत्तरी सीमा ही अंतर्राष्ट्रीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जहां पर देश की सीमा राज्य की सीमा किसी अन्य देश से स्पर्श करती है। तो आप जानते हैं, उत्तराखंड की सीमा 2 देशों से एवं 2 राज्यों से स्पर्श करती है। पूर्व में उत्तराखंड की सीमा नेपाल से एवं उत्तर में चीन तिब्बत से स्पर्श होती है, जबकि पश्चिम में देहरादून और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से स्पर्श होती है। ठीक है, तो यह आप यहाँ पर जान लो। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस एक जिले की सीमा पौड़ी से स्पर्श नहीं करती है? तो कौन सा एक जिला ऐसा है इन चारों में से जिसकी सीमा पौड़ी को स्पर्श नहीं करती है? तो आपको पता होना चाहिए, पौड़ी को 7 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। वो 7 जिले कौन कौन से हैं वो पता होने चाहिए। तो अगर आप एक तरफ से देखेंगे मैप में, तो हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग। ठीक है, कौन कौन से? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, और घूम के आएंगे तो चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। ये सभी 7 जिले पौड़ी से सीमा बनाते हैं। इनमें से ऑप्शन में जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, बागेश्वर। बागेश्वर पौड़ी से सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड निर्माण से पूर्व हिमालयी राज्यों की संख्या थी? तो देखिए, उत्तराखंड निर्माण से पूर्व भारत में हिमालयी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो सही आंसर है, देखिए 10। बहुत ही आसान था, क्योंकि पुस्तक में लिखा हुआ है कि उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में बनने का क्रम 11वां था। तो सीधी सी बात है, इससे पूर्व 10 ही हिमालयी राज्य रहे होंगे। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय के किस भाग में जीवाश्म मिलते हैं? तो हिमालय के जो भाग हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, या इसके इतर भी देखें तो दून और द्वार क्षेत्र, इनमें से कहाँ पर हमें जीवाश्म मिलते हैं? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, शिवालिक में ही जीवाश्म मिलेंगे, क्योंकि जो महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, वहाँ पर जो कठोर चट्टानें हैं पिघल कर अब बन चुकी हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टानें वहाँ पर हैं, उनमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। अवसादी चट्टानों में ही जीवाश्म मिलते हैं, जो टूटती फूटती रहती हैं, और शिवालिक ही ऐसी चट्टानें हैं। ठीक है, अगला है, मसूरी किस हिमालय में स्थित है? 5वां प्रश्न देखिए, मसूरी किस हिमालय में स्थित है? तो मसूरी की अगर हम बात करें तो मसूरी है मध्य हिमालय में स्थित। उत्तराखंड के सारे पर्यटक स्थल मध्य हिमालय में स्थित होते हैं, जहां पर कुछ समय हल्की फुल्की बर्फबारी होती है, बाकी वर्ष भर मौसम सुहावना रहता है। उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटक स्थल मध्य हिमालय में ही हैं। ठीक है, उत्तराखंड के किस जिले में टिन प्राप्त होता है? धातु है एक टिन। उत्तराखंड के किस जिले से टिन धातु प्राप्त होती है? तो इन 4 जिलों में से जो सही आंसर इसका है, देखिए, चमोली जिले से टिन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नीलकंठ चोटी की ऊंचाई कितनी है? चमोली में स्थित है नीलकंठ चोटी, जिसकी तलहटी में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है। ठीक है, तो नीलकंठ जो चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो है 6597 मीटर। ठीक है, नीलकंठ चोटी की ये ऊंचाई है। अगर हम बात करें नीलकंठ मंदिर की, तो नीलकंठ नाम का जो मंदिर है वो स्थित है पौड़ी ज़िले में, ऋषिकेश के समीप है, लेकिन है पौड़ी ज़िले में। ठीक है, अगला देखिए, ऑपरेशन सूर्य होप संबंधित है। तो जो ऑपरेशन सूर्य होप है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो ऑपरेशन सूर्य होप की बात करें इन 4 ऑप्शंस में से, तो केदारनाथ आपदा, 16-17 जून को जो केदारनाथ आपदा हुई थी, उसमें जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जो राहत अभियान चलाया गया था, उसे ही ऑपरेशन सूर्य होप कहा जाता है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर जो ऋषिगंगा बाढ़ है वो पिछले साल ही ऋषिगंगा नदी पर आई थी 7 फरवरी 2021 में। अगला प्रश्न है, भूकंपीय जोन वर्गीकरण में बागेश्वर का जोन है। तो अर्थात जो भूकंपीय जोन का वर्गीकरण उत्तराखंड में किया गया है उसमें बागेश्वर किस जोन में आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए जोन नंबर 5 में आता है बागेश्वर, जो मतलब आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है। जोन 4 में जो आने वाले उत्तराखंड के ज़िले हैं वो हैं देहरादून, टिहरी, नैनीताल, यूएस नगर और उत्तरकाशी। इसके अलावा सभी जोन 5 में आते हैं अति संवेदनशील जोन में। ठीक है, आप इसको फिर से सुन लीजिएगा। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जोन 4 में हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा किस नदी की सहायक है। एक नदी है चंद्रभागा, वो किस एक नदी की सहायक इन चारों में से है। तो चंद्रभागा की हम बात करें तो ऋषिकेश में आती है और गंगा में मिल जाती है। चंद्रभागा नदी टिहरी क्षेत्र से आती है तो गंगा की सहायक है चंद्रभागा। अगला प्रश्न है, बिंदाल किस नदी की सहायक है। बिंदाल नदी जो है वो देहरादून में बहती है, वो किस एक नदी की सहायक है। तो इसका जो सही आंसर है, इंपॉर्टेंट है, सुसवा नदी की सहायक है बिंदाल नदी। बिंदाल और रिस्पना दोनों सुसवा की सहायक हैं। ठीक। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, काकड़ी घाट में सरयू से संगम बनाती है। तो जो काकड़ी घाट नामक स्थान है, पहले तो काकड़ी घाट नामक स्थान 2 हैं। ठीक है, एक है नैनीताल और अल्मोड़ा की सीमा पर, दूसरा है बागेश्वर और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की सीमा पर। ये बात हो रही है पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की सीमा वाले की, जहाँ पर सरयू नदी बहती है। ठीक है, जो दूसरा है वहाँ पर कोसी नदी बहती है। तो काकड़ी घाट में सरयू से कौन सी नदी संगम बनाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, पनार। पनार नदी सरयू से संगम बनाती है, जिसमें चंद शासक सोना निकालते थे जिस नदी से। जबकि जहाँ पर स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो काकड़ी घाट दूसरा है, वो नैनीताल और अल्मोड़ा की सीमा पर है। वहाँ पर कोसी और सील 2 नदियों का संगम है। एक नदी है कोसी, दूसरी है वहाँ पर सील नदी। ठीक है, सील नदी, इन 2 का संगम है उस काकड़ी घाट में, जबकि यहाँ पर है सरयू और पनार का। अगला प्रश्न देखिए, कमल व कमल कड़ी हेतु प्रसिद्ध ताल कौन सा है। इनमें से कौन सा ताल कमल और कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भीम ताल है हमारा सबसे बड़ा ताल कुमाऊं का, वही कमल और कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, किस ताल को द्रुपदा की कटार नामक चोटी से जल की प्राप्ति होती है। द्रुपदा की कटार नामक चोटी जो उत्तरकाशी में स्थित है, ये किस ताल को जल देती है या इसका जल किस ताल में बहकर आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, ऑप्शन नंबर बी, सहस्त्र ताल। टिहरी में जो सहस्त्र ताल है वहाँ पर जल बहकर आता है द्रुपदा की कटार नामक चोटी से। ठीक है। अगला देखिए, राजा यश धवल और रानी वल्पा की कथा से संबंधित ताल है। किस ताल को राजा यश धवल और वल्पा की कहानी से जोड़ा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, रूपकुंड। जो नंदा राजजात यात्रा का प्रमुख पड़ाव है रूपकुंड, वहाँ पर कहा जाता है कि राजा यश धवल और रानी वल्पा के साथ उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, जिनके कंकाल वहाँ पर हैं। श्राप के तहत यहाँ पर मारे गए थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। अगला है, सुखराम ग्लेशियर स्थित है। तो जो सुखराम ग्लेशियर है वो किस ज़िले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर ज़िले में स्थित है। ठीक है, मैकतोली और सुखराम 2 ग्लेशियर यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। अगला है, गरुड़ चट्टी जलप्रपात स्थित है। तो देखिए, गरुड़ चट्टी एक जलप्रपात है। कहाँ पर गरुड़ चट्टी जलप्रपात स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी। पौड़ी में स्थित है गरुड़ चट्टी जलप्रपात और पौड़ी में ये है ऋषिकेश के समीप। देखिए, ऋषिकेश का कुछ भाग पौड़ी में है, कुछ भाग टिहरी में है और कुछ भाग देहरादून में है। तो जो उसका पौड़ी वाला हिस्सा है वहीं पर है गरुड़ चट्टी जलप्रपात। अगला है, राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला नदी बेसिन है। किस नदी बेसिन में सर्वाधिक वन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, टोंस नदी बेसिन में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है। अगला है, रहाली बुग्याल स्थित है। एक प्रसिद्ध बुग्याल है रहाली बुग्याल। रहाली बुग्याल कहाँ पर स्थित है। देखिए, पिथौरागढ़ में स्थित है रहाली बुग्याल। पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध बुग्याल है, देखिए। ठीक है, तो उन्हीं में से एक है रहाली बुग्याल जो पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला है, एरोमेटिक प्लांट सेंटर स्थित है। एरोमेटिक जो प्लांट सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है।
तो सगंध पादप केंद्र आपने सुना होगा, सगंध पादप केंद्र। तो एरोमेटिक जो प्लांट सेंटर है वो सेलाकुई देहरादून में स्थित है, सगंध पादप केंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, FRI ने अपनी प्लेटिनियम जुबली किस वर्ष मनाई? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी प्लेटिनियम जुबली अर्थात 100 वर्ष कब पूरे किए? ठीक है। 25 वर्ष के लिए कहते हैं सिल्वर जुबली, 50 वर्ष के लिए कहते हैं गोल्डन, 75 वर्ष के लिए डायमंड और 100 वर्ष के लिए प्लेटिनियम जुबली। तो देखिए 2006 में FRI ने अपने प्लेटिनियम जुबली 100 वर्ष पूरे किए। 1906 में उसे रिसर्च के कार्य से जोड़ा गया था, अनुसंधान के कार्य से, तब वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था। इससे पहले उसकी स्थापना 1878 में एक वन महाविद्यालय के नाम से हुई थी। ठीक है। तो 2006 में उसने 100 वर्ष पूरे किए 1906 के बाद। अगला देखिए, पौधरोपण नीति लागू करने में राज्य का क्रम क्या था? मतलब भारत में पौधरोपण नीति लागू करने वाले राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का क्रम क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, पहला 6 जून है ना, 6 जून 2006 को जो पौधरोपण नीति उत्तराखंड ने लागू की थी, 6 जनवरी 2006 को जो उत्तराखंड ने पौधरोपण नीति लागू की थी, पहला राज्य भारत का बना था उत्तराखंड पौधरोपण नीति लागू करने वाला। अगला प्रश्न देखिए, मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई? तो कब मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई? तो मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना की बात करें तो सन 1935 में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना हरिद्वार में हुई, जो उत्तराखंड का पहला वन्यजीव विहार बना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, केदारनाथ, देखिए जो मोतीचूर वन्यजीव विहार है वो अब शामिल है राजाजी नेशनल पार्क में, जिसकी स्थापना 1983 में हुई। अगला प्रश्न, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य का प्रमुख पशु कौन सा है? तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 1972 में हुई, 1972 में हुई, उसका प्रमुख पशु कौन सा है? तो देखिए कस्तूरी मृग प्रमुख पशु है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य का। अगला है, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर का भंडार कहाँ पर है? तो देहरादून में स्थित है राज्य का सर्वाधिक संगमरमर का भंडार। ठीक है। यहीं पर सर्वाधिक खुदाई चूने की खाने हैं। अगला है, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती होती है? तो राज्य का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फसल की खेती होती है वो है गेहूँ। सर्वाधिक गेहूँ की फसल राज्य में उगाई जाती है। अगला है, राज्य में किसान रत्न सम्मान कब से शुरू हुआ? उत्तराखंड में किसान रत्न सम्मान किस वर्ष से दिया जाने लगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2010 से राज्य में किसान रत्न सम्मान दिया जाने लगा। ठीक है। किसान रत्न सम्मान 2010 से। अगला प्रश्न है, राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? राज्य की एक डेयरी विकास से संबंधित परियोजना है समन्वित डेयरी विकास परियोजना। तो कब राज्य में ये शुरू हुआ था? तो 2002-03 में राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है राज्य में? तो राज्य में डेयरी शोध एवं विकास केंद्र स्थित है इन चार ऑप्शंस में से नैनीताल में। ठीक है। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र, देखिए आप जानते हैं राज्य में जो पहला दुग्ध संघ बना था, डेयरी संघ या दुग्ध संघ बना था 1949 में, ये दुग्ध संघ बना था हल्द्वानी में, जानते होंगे राज्य का पहला दुग्ध संघ है। इसके बाद राज्य में दूध से संबंधित एक फेमस परियोजना रही है गंगा गाय महिला डेयरी परियोजना। ठीक है। गंगा गाय महिला डेयरी योजना। ठीक है। तो ये जो योजना 2017 में चली थी, 2017 में गंगा गाय महिला डेयरी परियोजना चली थी। ठीक है। और उत्तराखंड का जो अपना दूध का ब्रांड है उसका नाम है आंचल। जैसे भारत में अमूल है ना, ऐसे ही उत्तराखंड में आंचल भी है। अगला देखिए, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण किस वर्ष हुआ? जो ऊपरी गंगा नहर है प्रसिद्ध, उसका आधुनिकीकरण कब हुआ? तो 1983 में उसको आधुनिक बनाया गया, फिर से उस पर काम किया गया। जबकि अगर हम बात करें ऊपरी गंगा नहर की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी या जिसका निर्माण हुआ था 1842 से लेकर 54 तक, 54 तक इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। हरिद्वार से ये निकल रखी है और इसके मॉडल को तैयार करने वाला जो व्यक्ति था प्रॉबी कॉटे ने इसका नक्शा या जो भी है तैयार किया था। ठीक है। अगला है, पृथ्वीपुर किस स्थान का प्राचीन नाम है? इन चार ऑप्शंस में से किस स्थान का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर रहा है? तो देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर रहा था, जिसे हम द्रोण घाटी या द्रोण नगरी भी कहते हैं। अगला देखिए, मुनिकी रेती किस जिले में स्थित है? तो मुनिकी रेती नामक जो स्थान है वो किस एक जिले में स्थित है? तो मुनिकी रेती टिहरी
क्षेत्र में स्थित है? ऋषिकेश में। देखिए ऋषिकेश के स्थान अलग अलग जिलों में है, तो जो मुनि की रेती वाला हिस्सा है वो टिहरी जिले में आता है। अगला प्रश्न, मार्कंडेय मंदिर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है मार्कंडेय मंदिर? देखिए बात करें मार्कंडेय मंदिर की, तो उत्तरकाशी में स्थित मंदिर है। मुखवा ग्राम, उत्तरकाशी का जो मुखवा ग्राम है, जहाँ पर माँ गंगा की डोली शीतकाल में 6 वर्ष के लिए विश्राम के लिए आती है या पूजी जाती है, उसी मुखवा गांव में यही मंदिर है मार्कंडेय मंदिर, जहाँ पर देवी की मूर्ति आती है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें माँ गंगा की, तो माँ गंगा की जो डोली यहाँ से जाती है गंगोत्री, वो जाती है अक्षय तृतीया को और यहाँ लौट कर आती है भैया दूज को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सप्तऋषि कुंड किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध कुंड है सप्तऋषि कुंड, किस एक जिले में स्थित है इन 4 ऑप्शंस में से? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तरकाशी में स्थित है सप्तऋषि कुंड, यमुनोत्री के समीप ये कुंड स्थित है। ठीक है, अगला है वारसू घाटी किस जिले में स्थित है? तो वारसू जो घाटी है वो भी स्थित है उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, उत्तरकाशी की प्रसिद्ध घाटी है वारसू घाटी। अगला है शंकराचार्य ने पूर्णागिरि शक्तिपीठ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो शंकराचार्य ने जो पूर्णागिरि शक्तिपीठ की स्थापना की थी, देखिए वो की थी जोशीमठ में, ज्योतिर्मठ में पूर्णागिरि शक्तिपीठ की स्थापना की है शंकराचार्य ने, जहाँ पर नरसिंह मंदिर है, विशाल मंदिर। ठीक है, देखिए अगर पूर्णागिरि धाम की बात करें तो पूर्णागिरि धाम है चंपावत में, लेकिन शक्तिपीठ है जोशीमठ में। अगला है केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ जो मंदिर समिति है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए उखी मठ में स्थित है केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय। इस मंदिर समिति के अंदर 5 केदार में से 4 केदार आते हैं। ठीक है, केदारनाथ, मदमेश्वर और तुंगनाथ तो रुद्रप्रयाग में है ही, लेकिन चौथा जो केदार है रुद्रनाथ, वो भी उखी मठ मंदिर समिति के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अगला है पौड़ी किस वर्ष से गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बना? पौड़ी जो है वो किस वर्ष से गढ़वाल का मुख्यालय बना था, गढ़वाल मंडल का? तो 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई, तो उसी समय पौड़ी इसका मुख्यालय बना। जबकि पौड़ी कब से? 1940 से ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय है। अगला है 1840 से, सॉरी। नाग देवताल किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध ताल है नाग देवताल। इन 4 ऑप्शंस में से किस जिले में स्थित है नाग देवताल? तो अल्मोड़ा जिले में स्थित है नाग देवताल। अगला है जाह्नवी नौला स्थित है, तो जाह्नवी नौला नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो जाह्नवी नौला नामक प्रसिद्ध स्थान स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, पिथौरागढ़ में स्थित है जाह्नवी नौला। अगला है सिमलगढ़ किला किस जनपद में स्थित है? देखिए सिमलगढ़ किला, अब इस किले का नाम हो गया है सौरगढ़। तो सिमलगढ़ किला स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। पहले इसका नाम गोरखों ने इसे बनाया रखा था सिमलगढ़, बाद में लंदन फोर्ट इसका नाम कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और अब इसका नाम सौरगढ़ हो चुका है। ठीक है, अगला है बागेश्वर किस वर्ष तक अल्मोड़ा की तहसील बना रहा? तो जो बागेश्वर ज़िला है वो अल्मोड़ा की तहसील था, किस वर्ष तक था? तो इसका जो सही आंसर है बहुत ही आसान है, 1997 में। जब तक बागेश्वर का निर्माण नहीं हुआ था वह अल्मोड़ा की एक तहसील था। ठीक है, 15 सितंबर 1997 को जब बागेश्वर का निर्माण हुआ, तो तब जाके वो तहसील से हटा और ज़िला बना। बहुत आसान था, बस दिमाग लगाना था, ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला है गौरिल चौड़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो गौरिल चौड़ जो नामक स्थान है वो स्थित है, देखिए गौरिल चौड़ वो है चंपावत में। प्रसिद्ध इसलिए है ये स्थान क्योंकि यहाँ पर गोलू देवता का जन्म स्थान माना जाता है गौरिल चौड़ को, यही वो मूल स्थान है जिस पर प्रश्न एक बार बन चुका है। अगला प्रश्न विप्रलंभा नायिका किसका चित्र है? तो बहुत ही आसान है, मौलाराम जो कि प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं परमार राजवंश में, श्रीनगर के, उन्हीं का चित्र है विप्रलंभा नायिका। अगला प्रश्न है शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? जो भगवान शिव हैं उनकी जो संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए लाखा मंडल से शिव की संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है, जहाँ पर उनके हाथ में धनुष हैं और 8 भुजाएं उनकी है। ठीक है, जबकि केदारनाथ से शिव की वज्रासन मुद्रा वाली मूर्ति प्राप्त हुई है, वज्रासन मुद्रा वाली। गोपेश्वर से देखिए वीणा बजाते हुए नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है, गोपेश्वर मंदिर पर स्थित है वीणा बजाते हुए नटराज की मूर्ति। अगला देखिए
निम्नलिखित में से एक चर्म वाद्य नहीं है जिसमें चमड़े का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए मोछंग। मोछंग एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे होठों पर रखकर बजाया जाता है, जबकि हुड़की, दधिमा और डोर सभी चर्म वाद्य यंत्र हैं, चमड़े के द्वारा इन्हें बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चैतोल का आयोजन किस जिले में होता है? चैतोल। चैतोल एक त्यौहार है जिसमें देवल समेत देवता की पूजा होती है। ठीक है, ये पर्व किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है चैतोल पर्व, जिसमें देवल समेत देवता की पूजा होती है। अगला है, गौचर मेले की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? गौचर मेला जो कि नवंबर माह में हमेशा लगता है और ये लगता है चमोली जिले के गौचर नामक स्थान पर। तो कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो 1943 में इसकी शुरुआत गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी द्वारा की गई थी। 14 नवंबर को ये लगता है। ठीक है, बर्नेडी द्वारा। नंदा राजजात यात्रा की लंबाई कितनी है? उत्तराखंड की प्रसिद्ध यात्रा है, हिमालय का कुंभ इसे कहा जाता है। 12 वर्ष में हिमालय में ये यात्रा होती है। तो 280 किलोमीटर की यात्रा कई पड़ावों से होकर गुजरती है। होमकुंड इसका अंतिम पड़ाव है। ठीक है, 280 किलोमीटर की यात्रा है नंदा राजजात। अगला है, राज्य में देहरादून के साथ अन्य किस स्थान पर रंगमंडल की स्थापना हुई है? तो देखिए रंगमंडल की स्थापना कहाँ पर राज्य में हुई है? तो देहरादून के साथ साथ अल्मोड़ा में रंगमंडल की स्थापना हुई है। अगला देखिए, राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है। तो राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है इनमें से एक? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद जो राज्य में है वो है देखिए रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जनपद की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, जबकि सर्वाधिक की बात करें तो हरिद्वार की सर्वाधिक जनसंख्या है राज्य में। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? तो किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम किसकी है? तो ये आपको बताना है सबसे कम किसकी है। अगला देखिए, 2011 के अनुसार सबसे कम है, देखो मैं भी बता देता हूँ, सबसे कम है पौड़ी जिले की। अगला है, 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जो साक्षरता दर रही थी वो रही थी 78.82, जिसमें से 87 रही थी मेल की और 70 रही थी फीमेल की। ठीक है, अगला है, राज्य की 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब मिला? एसटी का दर्जा कब मिला? तो इसका जो सही आंसर है 1967 में उत्तराखंड की 5 जनजाति जो हैं भोटिया, थारू, जौनसारी, बोक्सा और राजी, उन्हें जनजाति होने का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला है, राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जहाँ पर सबसे कम रहती है तो वो है देखिए रुद्रप्रयाग जिला। यहाँ पर सबसे कम एसटी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 3 टिकठी। ठीक है, 3 टिकठी विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो जो 3 टिकठी विवाह प्रथा है वो प्रचलित है आपके थारू जनजाति में। ठीक है, अगला है, भोटिया लोग अपने संबंधियों को कहते हैं, इन 4 ऑप्शंस में से भोटिया लोग अपने संबंधियों को क्या कहते हैं? तो वे अपने संबंधियों को कहते हैं स्वारा। देखिए मैथ वो कहते हैं अपने, देखिए ग्रीष्मकालीन अवकाश को, जबकि शीतकालीन अवकाश को कहते हैं गुंडा या मुनसा। ठीक है, अगला देखिए, मुंडा बोली का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो जो मुंडा एक बोली है, जनजातीय बोली, उसका प्रयोग करती है उत्तराखंड की राजी जनजाति, जो पिथौरागढ़ के क्षेत्रों में अधिकांशतः निवास करती है। सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति भी है राजी। ठीक है, वन राजी ने कहा जाता है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा किस शुरुआत कब हुई? तो केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हुई थी देखिए सन 2003 में, जहां पर पवन हंस कंपनी जो सरकारी कंपनी थी उसका सबसे पहले यहां पर हेलीकॉप्टर उड़ा था पवन हंस। अगला है, उत्तराखंड विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड में विद्युत निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रश्न नंबर 60 का जो प्रश्न ऑप्शन नंबर बी है, 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड में उत्तराखंड विद्युत निगम की स्थापना हुई थी। अगला है, छिब्रो परियोजना किस जिले में स्थित है? तो छिब्रो जो परियोजना है, छिब्रो परियोजना देहरादून में स्थित है। नदी है आपकी देखिए टोंस, टोंस नदी पर देहरादून में स्थित है छिब्रो परियोजना। अगला प्रश्न,
विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना जो कि पश्चिमी धौलीगंगा पर स्थित है, ठीक है, इसकी जो क्षमता है 650 मेगावाट इसकी क्षमता है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना की, ठीक है, अलकनंदा परियोजना है, सॉरी। अगला है, राज्य के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। तो राज्य के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? कहाँ से राज्य की सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? तो व्यापार कर, वाणिज्य कर जो है उत्तराखंड का, वहीं से सर्वाधिक कर की प्राप्ति यहाँ पर होती है। अगला है, राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति किस वर्ष आई? किस वर्ष राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति आई? तो इसका जो सही आंसर है 2015 में राज्य में यह नीति लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य के शिल्प उत्पादों का विक्रय ब्रांड नेम क्या है? जो राज्य का शिल्प हथकरघा उद्योगों का उत्पाद है उसे बाहर किस नाम से बेचा जाता है? अन्य स्थानों पर तो हिमाद्री नाम से बेचा जाता है राज्य के उत्पादों को, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड में पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड में पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जो स्थापना हुई, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2012 में उत्तराखंड में पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना हुई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष कब मनाया गया? किस वर्ष को राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, 2006 और 2007 को राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में इस वित्तीय वर्ष को मनाया गया। अगला है, राज्य युवा नीति किस वर्ष आई? राज्य में युवा नीति किस वर्ष आई? तो सही आंसर है 2011 में राज्य ने अपनी युवा नीति जारी की थी। डेट थी 5 सितंबर 2011 को राज्य ने अपनी युवा नीति जारी की थी। अगला देखिए, दिव्यांग जनों हेतु राज्य सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण है? जो दिव्यांग जन होते हैं उनके लिए राज्य सेवाओं में 3% का आरक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा परिषद देखिए देहरादून में स्थित है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला है, काल्प का संबंध है। तो काल्प जो परियोजना है या योजना है, इसका संबंध किससे है? तो कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित परियोजना है काल्प, ठीक है। अगला प्रश्न है, IIT रुड़की का नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कब रखा गया? जो IIT रुड़की की स्थापना स्टार्टिंग में एक सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी, इसके नाम के आगे कब जोड़ा गया था? थॉमसन कॉलेज। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1854 में IIT रुड़की के नाम के आगे जोड़ा गया था थॉमसन, ठीक है, ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। अगला है, HNVGU किस वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? तो जो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है उसकी अगर हम बात करें तो HNVGU 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था, ठीक है, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। अगला है, सेंट जोसेफ अकादमी स्थित है। तो जो सेंट जोसेफ अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है वो है सेंट जोसेफ जो अकादमी है वो देहरादून में स्थित है, ठीक है। अगला है, राज्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई? राज्य में देखिए उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई सन 2009 में, ठीक है। इसका नाम है पीताम्बर दत्त राज्य उत्तराखंड भाषा संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में, ठीक है, ये देहरादून में स्थापित है। अगला है, पछाई बोली किस जिले में बोली जाती है? तो जो पछाई बोली है वो बोली जाती है पाली पछाऊ क्षेत्र में, जो अल्मोड़ा से चमोली की बॉर्डर बनाता है पाली पछाऊ क्षेत्र, ठीक है। अगला है, मैक्स मूलर ने गढ़वाली को किस भाषा का रूप माना है? जो भाषाविद हैं मैक्स मूलर, भाषा वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो प्राकृत भाषा है उसे गढ़वाली भाषा का प्राचीन रूप माना है, ठीक है। अगला है, उत्तरा किस प्रकार की पत्रिका है? उत्तरा उत्तराखंड की एक पत्रिका है जो कि नैनीताल से निकलती है। तो किस प्रकार की ये पत्रिका है? तो इसका जो सही आंसर है त्रैमासिक ये पत्रिका है, ठीक है, 3 माह में एक बार ये पत्रिका निकलती है नैनीताल से। अगला है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर स्थित है। तो कहाँ पर है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर? तो जिला पौड़ी है, स्थान है श्रीनगर में स्थित है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर। अगला है,
पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है स्थित है अल्मोड़ा में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1979 में, ठीक है। 1969 में गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरणीय अनुसंधान संस्थान की राजकीय संग्रहालय की स्थापना हुई। अगला है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है वो स्थित है देहरादून जिले में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है 1914 में गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना कहाँ पर की? कब नहीं होना था, कहाँ होना था। तो कहाँ पर ये स्थापना की थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, काशीपुर में इस सभा की स्थापना हुई थी, प्रेम सभा की। अगला है प्रयागदत्त पंत का गृह जनपद है? तो ऑप्शन नंबर 83 का देखिए, प्रयागदत्त पंत का गृह जनपद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है प्रयागदत्त पंत का गृह जनपद पिथौरागढ़। देखिए प्रयागदत्त पंत को जाना जाता है उत्तराखंड में गांधीवादी जो आंदोलन है उनके प्रचार के लिए या उनको प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। अगला है श्रीदेव सुमन का जन्म किस वर्ष हुआ? उत्तराखंड के प्रसिद्ध अमर शहीद श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? तो 1916 में श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था, ठीक है। इंडिया नाइज हम किसकी रचना है? तो इंडिया नाइज हम जो है वो किसकी रचना है? तो इंडिया नाइज हम की अगर हम बात करें तो ये रचना है HN बहुगुणा की, हेमवती नंदन बहुगुणा की, ठीक है। अगला है जहाज का पंछी और घृणामयी किसकी रचना है? दो रचनाएं यहाँ पर हैं, जहाज का पंछी और घृणामयी। तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध कहते हैं मनोवैज्ञानिक जो साहित्यकार हैं डॉक्टर इलाचंद जोशी की रचना है जहाज का पंछी और घृणामयी। अगला है पंत जी की प्रगतिशील पत्रिका का नाम क्या था? तो जो हमारे सुमित्रा नंदन पंत हैं उनकी जो प्रगतिशील पत्रिका थी उसका नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रूपाप। देखिए 1938 में उनकी ये पत्रिका निकलती थी, प्रगतिशील पत्रिका ये थी 1938 से निकलने वाली रूपाप, ठीक है। अगला है नाटक जारी है किसकी रचना है? प्रसिद्ध एक रचना है नाटक जारी है, तो ये रचना है प्रसिद्ध साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी की, नाटक जारी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नगाड़े खामोश हैं। तो नगाड़े खामोश हैं जो रचना है किस व्यक्ति की ये रचना है? तो नगाड़े खामोश है रचना है गिरीश तिवारी गिरदा की। अगला है गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष मिला? जो गौरा देवी हैं उत्तराखंड की मशहूर पर्यावरणविद, उन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला 1986 में, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन जो प्राधिकरण है उसका गठन हुआ था सन 2008 में गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए, ठीक है। अगला देखिए 4 नवंबर 1987 को किस छावनी का गठन हुआ? देखिए 1887 यहाँ पर होना चाहिए था, 4 नवंबर 1887 को किस छावनी का गठन हुआ? तो जो लैंसडाउन छावनी है उसका गठन हुआ था 4 नवंबर 1887 में। चक्राता छावनी की बात करें तो 1866 में इसका गठन हुआ था। रुड़की छावनी की बात करें तो 1853 में इसका गठन हुआ था, जबकि मसूरी में जो लंडौर छावनी है 1836 में उसका गठन हुआ था, ठीक है। अगला देखिए अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? अस्कोट जो अभ्यारण्य है स्थित है पिथौरागढ़ में, कस्तूरी मृगों के लिए ये प्रसिद्ध है, सर्वाधिक कस्तूरी मृगों की संख्या मानी जाती है यहाँ पर। इसकी जो स्थापना हुई थी 1986, ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है मल्ला महल का निर्माण किस चंद ने किया? देखिए अल्मोड़ा में स्थित है मल्ला महल, उसका निर्माण किस चंद ने किया था? तो चंद शासक रुद्रचंद ने मल्ला महल का निर्माण यहाँ पर किया था। अगला है रिखोला लोधी किसका सेनापति था? गढ़ सेनापति माने जाते हैं महान रिखोला लोधी किस व्यक्ति के सेनापति थे? तो इसका जो सही आंसर है महीपति शाह के सेनापति थे रिखोला लोधी। देखिए बनवाड़ी दास और माधो सिंह भंडारी भी महीपति दास के ही सेनापति थे। अगला है नेथड़ा का किला किस जिले में स्थित है? तो नेथड़ा का जो किला है वो स्थित है अल्मोड़ा जिले में, ठीक है। अगला है चौखुटिया क्षेत्र में स्थित है नेथड़ा का किला। अगला है कीर्तिनगर आंदोलन किस वर्ष हुआ? कीर्तिनगर आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो टिहरी से संबंधित है कीर्तिनगर आंदोलन 1948 1948 जनवरी माह में हुआ था कीर्तिनगर आंदोलन, ठीक है। अगला है
मसूरी गोलीकांड कब हुआ? मसूरी में जो प्रसिद्ध गोलीकांड हुआ था, जब जनता पर गोली चला दी गई थी पुलिस के द्वारा, तो वो गोलीकांड किस वर्ष हुआ था, किस दिन हुआ था? तो 2 सितंबर 1994 को मसूरी में गोलीकांड हुआ था। 1 सितंबर को हुआ था खटीमा 1994 में खटीमा कांड, और 1 अक्टूबर 1994 को हुआ है मुजफ्फरनगर कांड। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड यूकेडी ने किस वर्ष से गैरसैंण को राजधानी माना? देखिए, उत्तराखंड की मांग को लेकर हमेशा से अग्रसर रही थी उत्तराखंड क्रांति दल, तो इसने 1992 से ही गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी माना था, बागेश्वर नामक स्थान पर एक सम्मेलन में। अगला है, भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का क्रम क्या है? तो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का जो क्रम है वो है, देखिए, 20वां क्रम उत्तराखंड का आज है। तो देखिए दोस्तों, ये थे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों से आपको पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी कैसी है, परीक्षा वाणी पर कमांड कैसी है। अगर आपके क्वेश्चन सही हुए ज़्यादातर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो आपको ज़रूरत है परीक्षा वाणी पढ़ने की, क्योंकि इस छोटी सी किताब से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और सभी लोग इसे पढ़ते हैं। इस पुस्तक से गलत होने वाला क्वेश्चन आपको बहुत पीछे लेकर जाएगा और सही होने वाले क्वेश्चन आपको कंपटीशन में बनाए रखेंगे। दोस्तों, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।